आपको सियासी उमूर पे ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के आप मुशीर हैं, तो सियासत, अदालत, आइन, सब कुछ इदारों की जो कशमकश है, ये सब कुछ इस वक्त मुश्तरका ही हो रहा है। हालांकि हमारा तो ख्याल था कि सियासत सिर्फ पार्लियामेंट को करनी चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन है। जी, ये बहरान जो है और इसकी वजह मैंने जैसे कि अभी बताया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त आपके अभी भी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जब ये एक शोशा तो नहीं कहना चाहिए, खबर छोड़ी कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, इसलिए रूल्स की जो रूल्स को बनाना पोस्टपोन कर दिया जाए, बल्कि जजेस ने खुद कहा कि पहले आप आइनी तरमीम ले आएँ। तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि बहरान के बाद बहरान बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस पर एक फ़ैसला दिया रिज़र्व सीट्स पे, और उसमें ये कहा गया कि उस पर बात ये हुई कि शायद काजी फाइज़ा साहब को कि एक्सटेंशन रोकने के लिए वो फौरी फ़ैसला आया है। फिर हम उसके बाद देख रहे हैं मुसलसल कोई ना कोई बहरान चल रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, इस पे जहाँ तक अदारों की जो बाहमी कशमकश है, अगर अदारे जो हैं वो अपने एरियाज़ में रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, तो फिर तो वो बहरान नहीं बनता। फिर तो वो एक सेहतमंद डिस्कशन हो सकती है और उसमें अदारे जो है वो अपना अपना रोल जो है उसमें कार्व आउट करें, उस तलाश करें। अब देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, जिसे आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, वो तशरीह में 3 दिन को 90 दिन पढ़े, तो फिर वहाँ पे सवाल तो उठेगा। वो 63A की तशरीह इस तरह से करे कि जी वोट डालें, वो गिना नहीं जाएगा, लेकिन नाहल आप जो है वो हो जाएंगे। और उस वक्त की सियासी सूरत हाल जो है, उसमें किसी एक फरीक को ये चीज़ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी ये ज़रूरत हो कि ये वोट डाला भी ना जाए, अगर डल जाए तो गिना भी ना जाए, और उसके बाद जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो। अच्छा, अब अगर एक फ़ैसले की रिक्वायरमेंट ये है, उसके बगैर वो फ़ैसला हो नहीं पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है 3 दिन का, तो वो आप 3 दिन को आप 90 दिन जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें और ये कहें कि जनाब नहीं, ये 3 दिन जो है ये अब इस तरह से होंगे कि 3 के दिन 15 दिन होंगे, 15 दिन के बाद फिर अगले 15 दिन होंगे कि उसमें वो सियासी जमात जो है वो ये बताएगी कि उसे ये एक्सेप्ट है या नहीं है। तो जब अदालतें जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले करेंगी और आइन की तशरीह की आड़ में आइन को रीराइट करेंगी, तो फिर लाजम बात है कि फिर पार्लियामेंट साइड पे ये ख्याल जो है वो ज़ोर पकड़ेगा कि इन चीज़ों को जो हमारा पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है उसको अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो है वो फिर रोका जाए। आपने अभी फरमाया कि उस वक्त किसी फरीक को ज़रूरत थी, 63A की बात कर रहे हैं, तो अदलिया ने एक फ़ैसला कर दिया और इसमें और वो स्पेसिफिक फैसला था, वो उस वक्त चौधरी परवेज़ टारगेटेड था। चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे पंजाब के, और वो बन भी गए उस फैसले से। आपके जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो तब गलत था तो अब भी गलत है, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है इस फैसले की 63A की, अब आपको लोगों की ज़रूरत है और टारगेटेड आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है ना कि जब वो फैसला उस वक्त जब हुआ तो दैट अमाउंट्स टू री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस फैसले को जो है वो तब्दील भी होना चाहिए। और उस फैसले पे कहाँ लिखा है, ये कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन है, कहाँ लिखा है ये बात बताएं ना। आर्टिकल्स जो है किस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा। और जो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तमाम अदारे जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो पाबंद हैं कि वो उसके ऊपर अमल करें, वहाँ लिखा है पार्लियामेंट का, वहाँ पे जुडिशल और एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है।
वहाँ पे किसी जगह पे पार्लियामेंट का जिक्र नहीं है कि पार्लियामेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेकिन ताबे है। पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उड़ा दी थी 19वीं जब आई है। 19वीं तरमीम जो है वो उड़ाई नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था उसको उड़ाया जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, और फिर पार्लियामेंट जो है वो फिर मान गई। तो अब अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मेरा ख्याल है कि अभी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें होते होते जब एक इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर आगे से जो है वो फिर एक रद्द अमल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। लेकिन इंतहा को तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन तोड़ के जिन लोगों ने जो है वो मुल्क पे हुकूमत पे कब्ज़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको संदे जवाज़ फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़र्द वाहद को, एक आमर को, ताले आज़बा को ये इख्तियार दे दिया कि तुम आइन में तरमीम कर सकते हो। ये कहाँ से इख्तियार मिला जी सुप्रीम कोर्ट को? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को गलत तौर पे फांसियों पे चढ़ाए और 45 साल बाद कह को ये हमसे गलती हो गई थी, हमने ये गलत जो है ना तौर पे जो है वो तो है बंदे को फांसी लगा कहा तो है ना। आप कम से कम इस वक्त तो फिर नहीं तो फिर ये अमल जारी रखना है, ये नहीं जारी नहीं रखना। यानी अगर आपको आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा के आप आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उसके बाद आप आइन में अमेंडमेंट्स का जो है वो उनको इख्तियार दें और उसके बाद जो है वो फिर आप फिर बाद में तस्लीम भी करें कि वो फैसला हमारा गलत था। आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा सीखते क्या सियासतदान? नहीं देखें, सियासी जमात नहीं देखें, फिर या जब पार्लियामेंट नहीं, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने इंडक्शन का, एलिवेशन का इख्तियार अपने पास ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैं आपको एक मीटिंग याद करवाऊँ। फिर इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का जिसमें आपके वज़ीर कानून ने काज़ी फैज़ल के वोट के बावजूद उन जजेस के प्रमोशन की बात की सुप्रीम कोर्ट में। उस मीटिंग में मेजॉरिटी तो थी, बहरहाल अगर आपको याद है। कहते तो मैं याद करवा देता हूं। उसका प्रीवी तो नहीं हूँ कि उस वक्त हुकूमती वोट जो है वो दूसरी तरफ क्यों गया, लेकिन मामला ये है कि अगर मैं याद करूँ हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो फिर सीनियरिटी डज नॉट मीन द सीनियर मोस्ट, दैट मीन्स यानी अमंग 3। और अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो वहाँ पे अगर 3 की बात की जाए तो कहते हैं ओ ये तो बड़ी अच्छा बड़ी चले, ये आप तरामीम की बात कर रहे हैं। अभी फिर बात टाइमिंग पे हो रही है। लोग वही जो अभी आपने बात किया 63A के बारे में बात की, तो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त आप तरामीम इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को रखना चाहते हैं, किसी को निकालना चाहते हैं। चलो ना रखें उसको। अच्छा, आप इस पे ओपन है? क्या जो अमेंडमेंट होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि फलां को रखना है? उसमें ये लिखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब दो चीज़ें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और दूसरा आला अदलिया में इंडक्शन या एलिवेशन का जो प्रोसीजर है। इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि कब नई बात हुई, हाई कोर्ट कौन इसके ऊपर मुतफिक नहीं है? तमाम बाज़ इसके ऊपर मुतफिक हैं कि आला अदलिया में एलिवेशन और इंडक्शन का जो प्रोसीजर है थ्रू जुडिशल कमीशन वो एक तरफा है, उसको बैलेंस होना चाहिए। हर कोई इसके ऊपर जो है वो सहमत है। कौन है जो ये नहीं कहता कि जी अदलिया जो है वो साल में तकरीबन 7 महीने जो है वो छुट्टियों पे रहती है? और अब कल की खबर ये भी आई है कि एक साहब हैं वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। यानी ये कोई तरीका है? तो आप उनको प्रमोट ना करते हैं? नहीं तो चले, अगर प्रमोट हो गए हैं, आपने हाई कोर्ट से उनको नीचे से उठा के ऊपर लेके आए, चले सिफारिश होने की नहीं तो अगर हम आइन में ये अमेंडमेंट करनी चाहते हैं कि जो आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक भी कोई उनको पूछे, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कैबिनेट पूछेगी, हुकूमत पूछेगी। हम ये कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन जिसमें वो खुद बैठे देखें, जो कांग्रेस वो पूछे अमेरिका की, तो उसकी भी मुखालफत हो रही कि जी क्यों पूछे? सिर्फ जुडिशल कमीशन क्यों, पार्लियामेंट क्यों नहीं? अमेरिका में होता है ना, चले जज लगना होता है तो चले हम के सामने, कमेटी के सामने पेश वैसे होना तो ये चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि चले आप पार्लियामेंट को जो है वो ये इख्तियार ना दें
जुडिशियल क्यों आप कमीशन, कहते हैं? आप किस दबाव में आ रहे हैं फिर? आप सही बात सुन लें, जुडिशियल कमीशन और जुडिशियल काउंसिल जो जजेस को का मुआवजा कर सकती है, जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, उसको भी आप ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है। उसके पास तो है ऑलरेडी इख्तियार। नहीं है। कैसे नहीं है? किसी जज को कोई पूछ ही नहीं सकता। काम की, अच्छा आप ये कह रहे हैं काम की? जी बिल्कुल, वो भी तो होना परफॉर्मेंस चाहिए। वैल्यूएशन की आप एक बात जज करें। है वो जो है वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की बात महीने करें, में लेकिन 100 केसेस का फैसला करता है, दूसरा जो है वो 5 का भी नहीं करता। देखिए, अपने अपने काम करने का तरीका होता है हर एक का। नहीं तो ये कौन सा तरीका ये है? तब क्यों नहीं पता होता जुडिशियल कमीशन को जब उन्हें हाई कोर्ट से ऊपर लेके आते हैं? जब उस लेवल पे नहीं देखना चाहिए, या जब हाई कोर्ट में आप इंडक्ट करने जा रहे हैं? नहीं, हो सकता है उस वक्त वो और तरह के हों, उस वक्त काम कर रहे हों। ये मामला भी तो फिर वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर जब पूरी कौम में कंसेंसस है, लीगल जो फर्टर्निटी है, बरादरी, उनमें कंसेंसस है, तो इसमें वक्त की कौन सी बात है कि चार महीने बाद भी अगर ये बात सही है तो आज भी होनी चाहिए, अगर नहीं सही तो 4 महीने बाद भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो आईनी तरमीम है, एक उसमें आईनी अदालत का क़याम है और दूसरा ये है कि जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट कैसे होगी। दो चीज़ें इस पे आप कह रहे हैं सबका इत्तेफाक है। फिर आप तरमीम कर क्यों नहीं सके पिछले हफ्ते? इसमें जो है वो कर इसलिए नहीं सके कि मौलाना फजलुर रहमान या जेजू आई के बगैर हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है, और बिल्कुल बाई ऑल कैलकुलेशंस हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें जो हमारी नेगोशिएशन टीम थी, उस टीम को वो मसवदा जो कि जिसमें ये तमाम तरामीम डिटेल के साथ मौजूद थी। अब देखें ना, हम ये दो चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है, लेकिन अब जब आप जुज़वियात में जाएंगे तो कई जुज़वियात ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर आपकी राय और हो सकती है, मेरी और हो सकती है। तो चाहिए तो ये था कि ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होने के बाद जो है वो फाइनल हो जाती, लॉक हो जाती, और उसके बाद जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये 2-3 चीज़ें हैं और ये कौमी मुफाद है और ये बहुत बेहतर है, तो इसके ऊपर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो आप कहें जी ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, कौमी मुफाद में क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो डिटेल जो है वो आपके साथ डिस्कस ही ना हो, तो आपके पास ये हक रहेगा कि जब मैं डिटेल आपके सामने रखूं तो आप मेरे साथ उसके ऊपर इख्तलाफ कर सकें। यही हुआ कि जब मौलाना के सामने वो मसवदा रखा गया अजलास के बुलाए जाने के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो उसमें फिर मौलाना ने जो सवाल उठाए उसके ऊपर फिर बहस होने लगी कि ये कर दें, ये ऐड कर दें, ये माइनस कर दें, करते करते वो सुबह 10 बजे से फिर 3 बजे हुआ, 3 बजे से फिर 7 बजे हुआ, 7 बजे रात 10 बजे हुआ, और फिर ये समझा गया कि जी इसमें ज़रा थोड़ा बैलेंस के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ मुशावरत होनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो है ना इसको दोबारा लाया जाए। मौलाना की जो ऑब्जेक्शंस थी वो वैलिड थी? मैं इसको इस तरह से लूँगा कि वैलिड होने या ना होने का तो मैं तब कह सकूँ अगर मैं उस मीटिंग में मौजूद होता। लेकिन पता तो चल गया होगा आपको। हाँ, लेकिन मौलाना को उन एतराज़ात करने का हक हासिल था, क्योंकि जब आपने मसवदा, हक तो हासिल था, जब उनके साथ आपने पहले डिस्कस नहीं किया तो उन्हें फिर क्यों नहीं डिस्कस किया? मतलब मौलाना साहब ने खुद बताया, अभी कुछ दिन पहले वो मिले हैं लोगों से, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए, सदर और वज़ीर आज़म दोनों गए, किसी ने बात की तफसील में, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप हमारा साथ दें, कोई डिटेल नहीं। इतनी देर मसवदा किधर गायब रहा? देखिए, बात ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, प्रेसिडेंट साहब गए हैं, मैं अपने तौर पे एक पार्टी के या अपना गवर्नमेंट के एक मेंबर के, मैं समझा कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, क्योंकि लीडरशिप जो है वो जब जाती है तो उससे पहले नेगोशिएशन टीम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता, तो मैं समझा कि ये मुकम्मल हो चुका है। कॉमन सेंस तो यही है। बिल्कुल, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं था। तो ये आपकी हुकूमत की गलती है ना? मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो जो लोग नेगोशिएशन कर रहे थे उन्होंने शायद ये समझा कि मौलाना को जैसे कहेंगे मौलाना जो है वो कर लेंगे। क्यों इतना ईजी लिया मौलाना को?
अब आप समझते हैं कि आप मौलाना मान जाएंगे? आज ही अब्दुल गफूर हैदी साहब का बयान, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने राब्ता नहीं किया, उसके बाद किसी मसवदे पे किसी शिक पे हमसे बात नहीं नहीं, करें। उसमें ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, इन दोनों चीज़ों पे मौलाना बड़े क्लियर हैं। आईनी अदालत पे और जजों की एलिवेशन पे ठीक है, और लेकिन और भी बहुत कुछ है ना, मिलिट्री कोर्ट्स का भी है उसमें। चले मिलिट्री कोर्ट देखें, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी के ऊपर जब कंसेंसस होना होता है तो ऐसे ही होता है ना। नहीं तो फिर कि मैं आपके पास 10 चीज़ें, कंसेंसस हो मैं गया आपके 4 चीजों पास पे। 10 चीज़ें लेके जाता हूँ, 4 पे या 5 पे कंसेंसस हो जाता है, तो फिर कंसेंसस तो उसी का है ना। तो 4 कि आप जिन चीज़ों को आप कहें वो ठीक उनको है, मैं चले छोड़ 10 में दूं। से अगर 4 चीज पे मौलाना मानते हैं तो बाकी 6 जो हैं वो आप छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है छोड़नी चाहिए। और अगर नेगोशिएशन फिर और क्या होती है? ठीक है, और अगर पीटीआई कुछ पे ना मानी तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि मौलाना के साथ वी आर इन नेगोशिएशन, मौलाना हमारे साथ थे, मौलाना हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, नेगोशिएशन करते करते ये तय हुआ कि जी थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए। अब हमें नंबर पूरा करने के लिए भी और अदरवाइज़ भी मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अच्छा, ये जो नंबर उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। मुझे एक बाकी उसके अलावा पीटीआई वाले आ जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, और कोई आता है वो भी आ जाए। एक चीज़ से बता दें, आपने कहा कि मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना मुनासिब नहीं है। क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। कैसे? मेंबर्स ने वोट देना नहीं, है। मैं देखिए आपसे ये वोट तो मेंबर्स ने देना है। तो मेंबर्स जो हैं आज़ाद है ना, हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर कैसे होगा? नहीं तो एक मेंबर है, वो अगर आपको वोट देने पे रजामंद है तो क्या इसमें क्या हाउस ट्रेडिंग क्या है? नहीं दे सकता ना, जो इस वक्त नहीं सुप्रीम दे कोर्ट का सकता। फैसला है। नो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का काउंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इन फील्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है आइन और कानून के मुताबिक, वो ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फैसला नहीं कर सकता। मेरी अर्ज सुन लें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नाफिज हो चुका पंजाब असेंबली के इलेक्शन में, पंजाब असेंबली के इलेक्शन में। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला इन प्लेस रहा तो आप इसको नहीं मानेंगे और लोग वोट देंगे पार्टी नहीं, की मर्जी के खिलाफ? नहीं, सुन लें, जब एक लेजिस्लेशन हो गई है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, पार्लियामेंट ने कर दी है, और उसके होते हुए ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन जो है वो उन 39 लोगों को नोटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट? तो इसका मतलब है आप और इलेक्शन कमीशन सेम पेज पे हैं? नहीं, सेम इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है ना कि मैं किसका फैसला नहीं, मानूं? सेम पे नहीं, किसका फैसला? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या बाकी इदारों के जो सरबराह हैं, या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या दूसरे हैं, उन्होंने क्या हल्फ ये उठाया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या उन्होंने हल्फ ये उठाया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ठीक है, अब ये आपने जो बात की है इसका फैसला भी हो ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए या इनकी लिखी हुई की। लेकिन ये बताइए कि जो 63A पे जो पटिशन 30 सितंबर को सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को बहाल कर देती है जो पहले था, जो उमरता बंदियाल के फैसले से पहले था, तो उस सूरत में आपको आइनी तरमीम पास करवाने में आसानी हो जाएगी? नहीं, वो 39 लोग जो हैं वो तो आज भी वोट दे सकते हैं, 33A के होते हुए भी दे सकते हैं। बहुत वाज़ेह किस्म की नहीं तो फिर अगर वाज़ेह किस्म की कर दी है, नहीं सुन लें ना, जितनी मर्जी वो वाज़ेह किस्म की वजाहत कर दें, लेकिन दे कांट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि आइन ये कहता है कि एक आदमी आज़ाद अगर इलेक्ट हुआ है और इलेक्ट होने के बाद उसने बयान अल्फी दिया है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं इस पार्टी में जो है वो शामिल हो रहा हूँ, 3 दिन में वो बयान अल्फी देगा और उसके बाद वो उस बयान अल्फी का पाबंद है, वो उस जमात को नहीं छोड़ सकता। आइन में ये दर्ज है। तशरीह तो उस बात की होती नहीं जिसमें कोई अवहाम हो, ये तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है।